हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। कैसे आप लोग? एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल ड्रीम क्लासेस 9 एंड 10 में वेलकम करते हैं आप लोग का। तो जैसा कि पता है, हम लोग बुक बुक पूरा है ना, लेक्चर के साथ हम लोग स्टडी कर रहे थे। ठीक है, एक एक करके सारा बुक और उसका क्वेश्चन आंसर सारा कुछ होगा। ठीक है। तो अगर हम आप हमारे चैनल पर नए हैं तो एक बार हमारे चैनल ड्रीम क्लासेस 9 एंड 10 को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाइए। ठीक है। और हमारे साथ इस लाइव क्लास में आप पूरे शिद्दत के साथ हमारे साथ अंत तक बने रहें और देखिए कि आज का क्लास आप लोगों के लिए कितना इम्पोर्टेंट होता है। ठीक है। तो आज का क्लास जो है वो हम लोग लेक्चर पढ़ेंगे अर्थशास्त्र। इस अर्थशास्त्र के विकास का इतिहास, जो कि पहला लेसन है इकोनॉमिक्स का। ठीक है। तो जितने भी क्लास 10th के बच्चे हैं इस क्लास में अंत तक बने रहें और इस क्लास को एंजॉय के साथ पढ़ें। ठीक है। आज हम बहुत ही अच्छे अच्छे प्रश्न पर बात करेंगे। ठीक है। बहुत अच्छा अच्छा टॉपिक है ना। इकोनॉमिक्स क्या है, इसका इतिहास क्या है ना। कौन से वैज्ञानिक ने क्या तर्क दिया। वस्तु विनिमय प्रणाली का नाम सुने होंगे, प्रति व्यक्ति आय, राष्ट्रीय आय। तो सारा कुछ आज हम पढ़ने वाले हैं। तो हमारे साथ अंत तक बने रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाइए। ठीक है। तो चलिए, तो आज की इस शानदार क्लास की शुरुआत करते हैं। ठीक है। आज हम क्या पढ़ेंगे? तो अर्थशास्त्र पढ़ने वाले हैं हम। ठीक है, क्या पढ़ने वाले हैं? अर्थशास्त्र और इसके विकास के इतिहास के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है। तो चलिए आज की क्लास की शुरुआत करते हैं और एक बेहतरीन तरीके से पढ़ते हैं। ठीक है। देखिए, देखिए, अर्थव्यवस्था एवं इसके विकास का इतिहास। तो क्या है कि बिल्कुल शॉर्ट में हम आपको पढ़ेंगे और वही पॉइंट समझाएंगे जो एग्जाम ऑफ व्यू से क्या होगा, इंपॉर्टेंट होगा। ठीक है। चलिए, देखिए क्या है कि भारतीय अर्थव्यवस्था जो है, भारतीय अर्थव्यवस्था का वर्तमान स्वरूप कोई एक दिन की संरचना नहीं है। देखिए, इतिहास का निर्माण एक दिन का काम नहीं है। हजारों वर्षों साल लग गए इस इतिहास को समझने के लिए, इसके है ना अर्थव्यवस्था को समझने के लिए और हमारे देश को विकास करने के लिए। ठीक है। इस इसकी मूल सूत्र की जड़ें काफ़ी गहरी है, क्योंकि 15 अगस्त 1947 को मिली आज़ादी से पहले लगभग 200 वर्षों तक भारत में क्या किया? अंग्रेजों ने शासन किया। भारत क्या था? अंग्रेजों का इससे पहले गुलाम था। और सन 1600 ईस्वी में जब अंग्रेज एंट्री किया तो 200 वर्षों तक यानी 1947 ईस्वी तक अंग्रेज का शासन चलता रहा। और उसके बाद जब अंग्रेज गए तब हमारा जो संविधान बना, उसके बाद धीरे धीरे क्या हुआ, हमारे देश की अर्थव्यवस्था एक मजबूत कड़ी के रूप में काम करने लगी। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बिल्कुल हम इसमें वही टॉपिक पढ़ेंगे जो एग्जाम ऑफ व्यू से क्या होगा, इंपॉर्टेंट होगा। देखिए, अर्थव्यवस्था का एक परिचय है। क्या है अर्थव्यवस्था का? क्या है? देखिए, मेन रूल क्या है अर्थव्यवस्था का। तो आपको पता चल गया कि अर्थव्यवस्था की शुरुआत कब हुई। अगर एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए कि अर्थव्यवस्था का जो शुरुआत है वो कब हुई, तो 15 अगस्त 1947 के बाद हमारा जो जब देश आज़ाद हुआ, एक संविधान बना, उसके पश्चात अर्थव्यवस्था का एक क्या हुआ, एक ब्यौरा तैयार हुआ और हमारा जो अर्थव्यवस्था है उसी दिन से लागू होने लगा। ठीक है। चलिए आगे समझते हैं कि अंग्रेजी शासन ने भारतीय अर्थव्यवस्था को अपना एक उपनिवेश बनाकर रखा। उपनिवेश का मतलब होता है अपने अधीन कर लेना, है ना, अपनी अपनी गुलामी करवाना। ठीक है। भारतीय अर्थव्यवस्था को अपना उपनिवेश बनाया और उन्होंने फूट डालो और शासन करो की नीति बनाकर भारत को अपना दास बनाकर रखा। करीब 200 वर्षों तक फूट डालो और शासन करो इसी नीति को अपनाकर उन्होंने पूरे भारत पर शासन किया, करीब 200 वर्षों तक। ठीक है। चलिए, और इसके पश्चात उन्होंने क्या किया, 200 वर्षों में क्या क्या शोषण किया भारत का। तो ब्रिटिश शासन के पूर्व भारतीय अर्थव्यवस्था कृषि प्रधान होने के बावजूद उद्योग, व्यापार, यातायात, आधारभूत संरचना में अन्य कई महत्वपूर्ण देशों की तुलना में अच्छी स्थिति में थी। लेकिन शोषण एवं दमनकारी नीतियों के कारण भारत क्या हुआ, एकदम बिल्कुल नस्ते नाबूद कर दिया, उसको बर्बाद कर दिया ब्रिटिश वालों ने। ठीक है। चलिए अगला टॉपिक पढ़ते हैं। अगला हम लोग क्या पढ़ेंगे? देखिए, औपनिवेश का मतलब क्या होता है। औपनिवेश का मतलब क्या होता है, इसको समझते हैं हम लोग अच्छे से। ठीक है। देखिए, ठीक है, देखिए, औपनिवेश का मतलब क्या होता है। तो औपनिवेश क्या है, जिसको इंग्लिश में कॉलोनी कहते हैं। जब कोई भी देश किसी बड़े समृद्धशाली राष्ट्र के शासन के अंतर्गत रहता है, जब कोई देश किसी राष्ट्र के शासन के अंतर्गत, यानी कि जो वो नियम लागू करेगा वो पूरा देश उसी नियम को फॉलो करेगा।
ठीक है, उसके समस्त आर्थिक एवं व्यावसायिक कार्यों का निर्देशन या नियंत्रण शासक शासक क्या करता है, देश का होता है। ठीक है, ऐसे शासित देश को शासक देश का औपनिवेश कहा जाता है। देखिए, यानी कि वैसा देश, देखिए औपनिवेश का मतलब क्या होता है, जब कोई देश किसी राष्ट्र के अधीन काम करना शुरू कर दे, ठीक है, उसको उसके दास बनकर उसका जो वो नियम बनाए, ठीक है, वो देश उसका पूरा पालन करने लगे, उसका गुलाम बन जाए, तो इस पूरी प्रोसेस को ही क्या कहते हैं, औपनिवेशिक कहते हैं। ठीक है, यानी वैसा देश जो किसी अन्य राष्ट्र का गुलाम हो, उस शासक का गुलाम हो, है ना, वो जो करे, जो नियम लागू करे उसका उसको पालन करे, यही क्या होता है, औपनिवेशिक होता है। ठीक है, तो भारत में करीब अंग्रेजों ने, ब्रिटिश ने 200 वर्षों तक शासन किया और 15 अगस्त 1947 के बाद ये जो है पूरी तरह से इसका वर्चस्व भारत से खत्म हो गया। ठीक है, चलिए अब देखिए अर्थव्यवस्था का अर्थ क्या है। अर्थव्यवस्था का अर्थ क्या है, देखिए अर्थव्यवस्था का अर्थ क्या है, इसको समझते हैं कि हम अपने दैनिक जीवन में देखते हैं कि, देखिए अर्थव्यवस्था इसको अच्छे से समझिएगा क्योंकि इतिहास, इसके बुक को थोड़ा समझना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, एग्जाम में इसके बीच से क्वेश्चन उठाता है, तो अगर हम इसके पूरा लेक्चर को ही समझ लें, ठीक है, तो एग्जाम में क्वेश्चन नहीं छूटेगा। ठीक है, चलिए देखिए कि हम अपने दैनिक जीवन में जो भी देखते हैं, जो भी काम करते हैं, ठीक है, प्रायः सभी लोग अपनी आजीविका के दर्शन के विभिन्न प्रकार की क्रियाओं में लगे रहते हैं। देखिए कहने का सीधा सीधा मतलब क्या है कि अर्थव्यवस्था क्या है कि वैसी शासन प्रणाली है ना, वैसी प्रक्रिया जिसके जरिए लोग क्या करते हैं, अपने अपने जीवन को सुधारने के लिए, है ना, अपनी भरण पोषण करने के लिए जो व्यापार और व्यवसाय करते हैं, जिससे उनका घर और देश चलता है, वही क्या कहलाता है, एक अर्थव्यवस्था कहलाता है। ठीक है, अब देखिए आर्थिक क्रियाएं क्या है। आर्थिक क्रियाएं क्या है कि वे सभी क्रियाएं जिनसे हमें आय की प्राप्ति होती है, वे सभी काम जो हम डेली करते हैं और जिसके बदले हमें पैसा मिलता है, जो आर्थिक क्रियाएं हमें प्राप्ति होती है, उसी को क्या कहते हैं, हम लोग आर्थिक क्रिया कहते हैं। यानी कि वैसे वैसे काम जिसके करने के बाद हमें जो पैसा मिलता है जीविकोपार्जन के लिए, हम अपना जीवन यापन करने के लिए, वही क्या कहलाता है, आर्थिक क्रिया कहलाती है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं अगला टॉपिक क्या है हमारा, अर्थव्यवस्था का इसका जो इतिहास है। देखिए इसके बारे में अलग अलग वैज्ञानिकों का अलग अलग मत था। देखिए तो एक वैज्ञानिक का एक यहाँ पर आ सकता है एग्जाम में क्वेश्चन, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपका एग्जाम में कि किस वैज्ञानिक के अनुसार, देखिए एक वैज्ञानिक थे जिसका नाम था आर्थर लेविस, इसके अनुसार अर्थव्यवस्था का अर्थ क्या है। इन सभी वैज्ञानिकों ने अर्थव्यवस्था का अलग अलग मत दिया है। ठीक है, सभी का कथन एक ही था कहने का, लेकिन सबका स्टेटमेंट अलग अलग है कि अर्थव्यवस्था क्या है। तो देखिए आर्थर लेविस के अनुसार तो अर्थव्यवस्था, जैसे पूछ देगा कि किस वैज्ञानिक के अनुसार अर्थव्यवस्था का अर्थ किसी राष्ट्र के संपूर्ण व्यवहार से होता है जिसके आधार पर मानवीय आवश्यकताओं की संतुष्टि के लिए वह अपने संसाधनों का प्रयोग करता है। किस वैज्ञानिक के अनुसार, तो आ जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा आर्थर लेविस के अनुसार। दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि अर्थव्यवस्था आर्थिक क्रियाओं का एक ऐसा संगठन है जिसके अंतर्गत लोग कार्य करके अपनी आजीविका चलाते हैं। ठीक है, अभी हम आपको बता चुके हैं कि अर्थव्यवस्था क्या है। तो अर्थव्यवस्था आर्थिक क्रियाओं का एक ऐसा संगठन है, एक ऐसा है ना ग्रुप है जिसके जरिए लोग अपने कामों को कर अपनी आजीविका चलाते हैं। ठीक है, यानी अपना भरण पोषण करते हैं, यही क्या कहलाता है, अर्थव्यवस्था कहलाता है। बिल्कुल सिंपल शब्दों में हम समझेंगे इसको। ठीक है, चलिए आगे समझते हैं। देखिए अगला देखिए टॉपिक क्या है हमारा कि अर्थव्यवस्था की संरचना। देखिए अर्थव्यवस्था, पूरी अर्थव्यवस्था को 3 वर्गों में बांटा गया है। वर्ग में 3 वर्गों में बांटा गया है, प्राथमिक वर्ग, द्वितीय वर्ग और तृतीय वर्ग। ठीक है, पूरी अर्थव्यवस्था को बिल्कुल 3 वर्गों में बांटा गया है, जिसमें पहला आता है प्राथमिक क्षेत्र, फिर आता है द्वितीयक क्षेत्र। देखिए इसको अच्छे से समझिए एक बार अच्छे से। ठीक है, चलिए देखिए इसको समझते हैं। पूरी अर्थव्यवस्था को 3 वर्गों में हम इसको बांट सकते हैं। ठीक है, पूरी अर्थव्यवस्था को 3 वर्गों में बांटा गया है। कौन कौन है, कौन कौन है, एक बार अच्छे से समझ लेते हैं। ठीक है,
एक बार अच्छे से समझ लेते हैं कि पूरी अर्थव्यवस्था को 3 वर्गों में जो बांटा गया है वो कौन, उसके अंतर्गत क्या क्या आता है। तो प्राथमिक क्षेत्र जिसके अंतर्गत आ जाएगा कृषि, पशुपालन, वन, मछली पालन। पूछेगा एग्जाम में कि पशुपालन किस सेक्टर के अंतर्गत आता है, तो ये आता है फर्स्ट सेक्टर, प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत। ठीक है। द्वितीय सेक्टर के अंतर्गत क्या आता है, उद्योग, निर्माण, गैस एवं बिजली। ये सभी देखिए द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत जितने भी छोटे छोटे उद्योग हो गए, जो वैसे कुटीर उद्योग, जैसे वैसे वैसे उद्योग जो कम खर्च में घर में अपने आप क्या करते हैं, अपने खुद से जो सामान हम बनाते हैं, वो कुटीर उद्योग के अंतर्गत आता है। यानी कि छोटे छोटे उद्योग से लेकर के जितने भी बड़े उद्योग है सभी द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है। और इसके अलावा इसमें क्या आएगा, जितने भी उद्योग हो गया, गैस, बिजली, यानी कि जिससे एक तरह से जिसमें लोग क्या कर सकते, एक से अधिक लोग काम करते हैं, वैसा उद्योग सब क्या आता है, द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है। द्वितीय क्षेत्र में याद रखिएगा उद्योग से रिलेटेड है, प्राथमिक क्षेत्र कृषि से रिलेटेड है, और तृतीय क्षेत्र को कहा जाता है सेवा क्षेत्र। क्या कहते हैं हम लोग, सेवा क्षेत्र कहते हैं। सेवा क्षेत्र वैसे होते हैं जो हमारी क्या करते हैं, सेवा करते हैं, हमारे हेल्पर्स होते हैं। जैसे बैंक, परिवहन, संचार, व्यापार, अन्य जितने भी सेवाएं हैं सभी के सभी तृतीय सेक्टर के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, इसको अच्छे से समझिएगा। देखिए तीनों पॉइंट समझ में आ गया। अब देखिए इसको समझने का कोई जरूरत नहीं। प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत क्या आता है, वैसे क्षेत्र जिसके अंतर्गत क्या होता है, कृषि आता है। ठीक है, प्राथमिक क्षेत्र में कृषि क्षेत्र को कहा जाता है। प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत क्या आता है, कृषि आता है, इसीलिए प्राथमिक क्षेत्र को कृषि क्षेत्र भी कहते हैं। द्वितीय क्षेत्र को औद्योगिक क्षेत्र भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें जितने भी उद्योग हो गया, छोटा उद्योग से लेकर के बड़ा उद्योग, जितना भी उद्योग है सब के सब द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है। ठीक है, तृतीय क्षेत्र को कहा जाता है सेवा क्षेत्र, जिसके अंतर्गत जितने भी सेवा हमारे जो हेल्पर्स होते हैं सभी आ जाएंगे। ठीक है, समझ में आ गई हमारी बात को। चलिए आगे समझते हैं कि आगे क्या है। देखिए तृतीय क्षेत्र, अब देखिए किसी भी देश का अगर विकास करना है तो इन तीनों क्षेत्रों का योगदान सबसे ज्यादा होता है। इन तीनों क्षेत्र का योगदान, जिसमें से सबसे ज्यादा योगदान जो होता है वो तृतीय क्षेत्र का होता है। याद रखिएगा कि देश के विकास में सबसे ज्यादा योगदान किस क्षेत्र का होता है, तो हमारा तृतीय सेक्टर का होता है। ठीक है, तृतीय सेक्टर का होता है, क्योंकि ये सबसे ज्यादा जीएसटी देते हैं, जिसके जरिए हमारा देश चलता है और हमारे देश का विकास होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले टॉपिक की तरफ। देखिए प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत किस क्षेत्र का सबसे ज्यादा योगदान है, यहाँ पर पूरा डाटा दिया गया है। पूरा डाटा यहाँ पर है, आप अच्छे से समझिएगा इसको। ठीक है, देखिए किस क्षेत्र का योगदान सबसे ज्यादा है। प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत देखिए 1991 में 63.6% है ना, और 1947 में कितना था, 58 है। यहाँ पर देख रहे हैं कि हर एक सेक्टर में जो है सबसे ज्यादा एक नंबर पर है, तो वो है क्या, प्राथमिक क्षेत्र। अच्छा, कृषि के अंतर्गत सबसे ज्यादा होता है ना। 1991 में सबसे ज्यादा जो योगदान था वो था कृषि का, और 1997 में जो सबसे ज्यादा योगदान था, 1997 में देख रहे हैं सबसे ज्यादा योगदान कृषि का था, और 2007 में सबसे ज्यादा योगदान जो है वो किसका है, तृतीय सेक्टर का है। और इसके बाद से हमेशा के लिए तृतीय सेक्टर का जो है योगदान है सबसे ज्यादा होने लगा, जिसके जरिए देश का विकास होता है। रीजन क्या है कि धीरे धीरे कृषि पर से निर्भरता सबका खत्म हो रहा है, बहुत कम लोग कृषि करते हैं। इस कारण से अब प्राथमिक क्षेत्र ना होकर के तृतीय सेक्टर से सबसे ज्यादा देश के लिए क्या होता है, योगदान, यानी कि जिसको बोलते हैं डोनेशन दिया जाता है। ठीक है, समझ में आ गई हमारी बात को। चलिए आगे समझते हैं। आगे समझते हैं कि अर्थव्यवस्था के कितने प्रकार हैं। देखिए अर्थव्यवस्था के 3 अंग बता चुके हैं, प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र और तृतीय क्षेत्र। अब इसके बारे में समझते हैं कि अर्थव्यवस्था के जो है कितने प्रकार हैं। ठीक है, अर्थव्यवस्था के कितने प्रकार हैं। देखिए थोड़ा सा देख लीजिएगा, लेकिन कुछ प्रॉब्लम हो गया है। देखिए चलिए सिंपल सा समझ लेते हैं इसको हम। ठीक है, सिंपल सा इसको समझ लेते हैं कि अर्थव्यवस्था के कितने प्रकार हैं। देखिए यहाँ पर समझिए,
कि अर्थव्यवस्था के कितने प्रकार हैं। अर्थव्यवस्था, अर्थव्यवस्था, देखिए अर्थव्यवस्था को कुल कितने वर्गों में बांटा गया है। तो अर्थव्यवस्था को कुल 4 वर्गों में बांटा गया है। देखिए अच्छे से समझिएगा इसको कि अर्थव्यवस्था को कुल कितने वर्गों में बांटा गया है। तो अर्थव्यवस्था को कुल कितने वर्गों में बांटा गया है, तो 4 वर्गों में बांटा गया है। इसको ध्यान से समझिएगा, जिसमें से कौन कौन सा है। अर्थव्यवस्था को हम लोग पहले पढ़ चुके हैं कि 3 सेक्टर में बांटा गया, लेकिन अर्थव्यवस्था के कितने अंग हैं, कितने प्रकार हैं, इसको समझते हैं। तो अर्थव्यवस्था के कुल 4 प्रकार हैं, ठीक है, सॉरी 3 प्रकार हैं, जिसमें पहला है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। फिर दूसरा है समाजवादी अर्थव्यवस्था, दूसरा क्या है, समाजवादी अर्थव्यवस्था। और तीसरा जो है वो है क्या, मिश्रित अर्थव्यवस्था। क्या है, मिश्रित अर्थव्यवस्था। याद रखिएगा ये तीन प्रकार की हमारी जो अर्थव्यवस्था है, जिसके जरिए हमारा देश चलता है, ठीक है। तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था क्या होता है, वैसी अर्थव्यवस्था जिसमें उत्पादन एवं वितरण के समस्त साधनों पर एक किसी खास व्यक्ति का अधिकार होता है, उसको कहते हैं पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, ठीक है। तो इसके अंतर्गत बहुत सारा देश आता है, ठीक है, जितने भी पूंजीपति वर्ग का देश है, जैसे हो गया यूएसए, अमेरिका, जिसमें वैसे अर्थव्यवस्था, जैसे हो गया रूस, ठीक है। ये वैसे देश हैं जहां पर पूंजीवादी अर्थव्यवस्था देखने के लिए हमें मिलता है। समाजवादी अर्थव्यवस्था क्या है, यानी कि वैसी अर्थव्यवस्था जहां उत्पादन एवं वितरण के समस्त साधनों पर, है ना, क्या होता है, हमारे समाज का अधिकार होता है, ठीक है, समाज वर्ग जिसमें सभी लोग शामिल होते हैं, ठीक है। यानी वैसी अर्थव्यवस्था जहां उत्पादन एवं वितरण के समस्त साधनों पर एक क्या होता है, समाज का अधिकार होता है, ठीक है। अब देखिए मिश्रित अर्थव्यवस्था, यानी कि वैसी अर्थव्यवस्था जहां पूंजीपतियों का भी अधिकार होता है और हमारा सरकार का भी क्या होता है, अधिकार होता है। समाजवादी अर्थव्यवस्था में भी सरकार का हक होता है, ठीक है। तो याद रखिएगा मिश्रित अर्थव्यवस्था वैसी अर्थव्यवस्था जिसके अंतर्गत क्या होता है, पूंजीपतियों के साथ साथ समाजवादी यानी कि सरकार का भी हक होता है। यानी कि दोनों अर्थव्यवस्था जब मिक्स आ जाता है तो उसको मिश्रित अर्थव्यवस्था कहेंगे। और ऐसे मिश्रित अर्थव्यवस्था का एकमात्र ऐसा देश क्या है, भारत है। एकमात्र ऐसा देश जहाँ मिश्रित अर्थव्यवस्था है क्या है, भारत। भारत में कैसी अर्थव्यवस्था है, मिश्रित है। यहाँ पूंजीपतियों के साथ साथ सरकार का भी क्या होता है, समान अधिकार होता है। चलिए आगे समझते हैं अगला टॉपिक हम। देखिए अगला क्या है, आर्थिक विकास क्या है। देखिए इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं अच्छे तरीके से, इसको अच्छे से समझ लेते हैं एक बार। देखिए देखिए यहाँ समझते हैं कि भारतीय जो अर्थव्यवस्था है, भारतीय अर्थव्यवस्था के विकास की स्थिति किसी एक समय की चमत्कारिक स्थिति नहीं है। इसका एक अपना ही क्या है, अलग इतिहास है। आपको पहले ही बता चुके हैं कि जो अर्थव्यवस्था है इसको बनाने में काफ़ी समय लग गए, ठीक है। बहुत ज़्यादा अथक प्रयास के कारण ही हमारी अर्थव्यवस्था क्या हो सकी है, एक अच्छे पूर्ण रूप से निर्माण हुआ है। इस अर्थव्यवस्था का बहुत टाइम लगा, बहुत सारे लोगों ने इसमें योगदान दिया, तब हमारा अर्थव्यवस्था बनकर एक अच्छा उभरा है, ठीक है। अब देखिए अर्थव्यवस्था के विकास के लिए, अर्थव्यवस्था के विकास के लिए हम निम्नलिखित 2 स्थितियों का विवेचन करेंगे, 2 स्थितियों पर है ना उतरेंगे। सबसे पहला है आर्थिक विकास। यदि किसी देश का विकास करना है तो सबसे पहले उसका आर्थिक विकास जरूरी है। और दूसरा है मौद्रिक विकास, यानी कि मुद्रा का विकास भी वहाँ होना बहुत ज़्यादा क्या है, बहुत ज़्यादा जरूरी है, ठीक है। चलिए आगे समझते हैं इसके टॉपिक को। चलिए अगला टॉपिक इसको समझते हैं कि करके कि आर्थिक विकास क्या है और मौद्रिक विकास क्या है। देखिए आर्थिक विकास क्या है और मौद्रिक विकास क्या है। देखिए आर्थिक विकास क्या है, पहले हम आर्थिक विकास की चर्चा करेंगे, ठीक है, जिसमें आर्थिक नियोजन के द्वारा संपन्न होता है। इसके इसके पहले जान लेना आवश्यक है कि आर्थिक विकास है ना, आर्थिक विकास है क्या। तो ठीक है, इसके परिभाषा से समझते हैं। तो देखिए आर्थिक विकास के संबंध में भी अलग अलग वैज्ञानिकों ने अलग अलग तर्क दिया है, जिसमें से एक वैज्ञानिक का नाम है जिसका नाम है प्रोफेसर रोस्टोव। क्या नाम है, प्रोफेसर रोस्टोव के अनुसार क्या है, आर्थिक विकास एक ओर परिश्रम शक्ति यानी कि श्रम शक्ति में वृद्धि की दर तथा दूसरी ओर जनसंख्या में वृद्धि के बीच का संबंध क्या कहलाता है,
आर्थिक विकास कहलाता है। फिर से समझिएगा, आर्थिक विकास क्या है, यानी कि व्यक्तियों के श्रम शक्ति और श्रम शक्ति यानी कि उसकी काम करने की क्षमता में जितनी वृद्धि होती है और साथ ही साथ जनसंख्या में जितनी वृद्धि होती है, इन दोनों, जनसंख्या जब बढ़ेगा तो काम करने की क्षमता भी क्या होगी, बढ़ेगी। आज अगर एक जगह एक कारखाना में 10 लोग काम कर रहे हैं, तो अगर हम वही अगर 2 साल बाद देखें तो उसी जगह पर क्या होगा, 10 के जगह 20 लोग काम करेंगे। रीजन क्या है, जनसंख्या बढ़ेगा तो श्रम शक्ति भी बढ़ेगी। इन दोनों के बीच का जो रिलेशन है, इसी को हम क्या कहते हैं, आर्थिक विकास कहते हैं। ठीक है, चलिए आगे समझते हैं। जल्दी जल्दी वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, और ये जो क्लास है आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो बिल्कुल इग्नोर नहीं करना है इस क्लास को आपको। ठीक है, चलिए समझ में आ रही है, देखिए अच्छे से समझिएगा। देखिए थोड़ा सा इसमें अल्टर लग रहा होगा आपको समझने में, लेकिन जब हम इसका क्वेश्चन आंसर करवाएंगे, लॉन्ग क्वेश्चन के साथ साथ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताएंगे, तो आपको पढ़ने में भी इंटरेस्ट लगेगा। ठीक है, तो हमारे साथ डेली इसी तरह से लाइव रहिएगा। और इस अभी हम फिलहाल बुक को पूरा कवर करते हैं एक लेक्चर के साथ और एक अच्छे कॉन्सेप्ट के साथ, क्योंकि बीच बीच से क्वेश्चन आता है, तो आप बुक नहीं पढ़ोगे तो बीच से समझ में आपको आने वाला नहीं है। ठीक है, चलिए समझते हैं इसको। ठीक है, देखिए अब देखिए, आर्थिक विकास एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा दीर्घकालीन में किसी अर्थव्यवस्था की वास्तविक राष्ट्रीय आय में क्या होती है, वृद्धि होती है। अब देखिए, जनसंख्या बढ़ेगा तो काम की क्षमता भी बढ़ेगा, तो राष्ट्रीय आय भी क्या होगा, बढ़ेगा। यही तो राष्ट्रीय विकास कहलाता है। यानी कि आर्थिक विकास का क्या अर्थ है कि आर्थिक विकास एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा दीर्घकाल में यानी कि भविष्य में किसी अर्थव्यवस्था की वास्तविक राष्ट्रीय आय में क्या होती है, वृद्धि होती है। पहले ही बता चुके हैं कि जनसंख्या वृद्धि और श्रम शक्ति के संबंध को क्या कहते हैं, आर्थिक विकास कहते हैं। और जब जनसंख्या बढ़ेगा तो राष्ट्रीय आय भी क्या होगा, श्रम शक्ति जब बढ़ेगा तो राष्ट्रीय आय भी अपने आप इंक्रीज होती चली जाएगी। ठीक है, चलिए अब मेन टॉपिक को सिर्फ समझते हैं कि सतत विकास क्या है। देखिए सतत विकास क्या है, इसको समझते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो इसको समझना क्या है, बहुत ज़्यादा जरूरी है। देखिए सतत विकास क्या है, सतत विकास क्या है, तो सतत विकास एक ऐसा विकास है जो किसी जारी, ठीक है, जो क्या है, जारी रह सके, टिकाऊ बना। सतत विकास में ना केवल वर्तमान पीढ़ी बल्कि भावी पीढ़ी के विकास को भी क्या कहता है, बयान में रखता है। यानी कि सतत विकास का मतलब होता है धीरे धीरे करके भविष्य का विकास होना। सतत विकास का मतलब क्या है कि लगातार धीरे धीरे किसी भी देश का अगर विकास होने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, सतत विकास कहते हैं। ठीक है, देखिए अब आगे समझते हैं इसमें कि अगला टॉपिक क्या है। देखिए इसका डेफिनेशन आपको अच्छे से समझ में नहीं आया होगा, तो एक बार फिर से समझ लीजिए कि सतत विकास है क्या। वैसे तो हम लेक्चर में करवाएंगे ही क्वेश्चन आंसर के साथ, लेकिन यहाँ भी एक बार समझ लीजिए आप लोग। ठीक है, चलिए देखिए सतत विकास क्या है, तो विकास की वह प्रक्रिया जिसमें वर्तमान समय की आवश्यकताएं बिना भावी पीढ़ी की क्षमता और योग्यता से समझौता किए बिना पूरी की जाती है। ठीक है, यानी कि विकास विकास की वह प्रक्रिया जिसमें वर्तमान की आवश्यकताओं को देखते हुए भविष्य के लिए क्या करना है, भविष्य के लिए अपने देश को एक अग्रसर बनाना है, भविष्य में एक देश, अपने देश को एक विकास के एक अच्छे मोड़ पर लाना ही क्या कहलाता है, सतत विकास कहलाता है। ठीक है, चलिए अगला टॉपिक समझते हैं, ये सब उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। ठीक है, देखिए एक क्वेश्चन आता है कि आर्थिक नियोजन क्या है, एक क्वेश्चन क्या आता है कि आर्थिक नियोजन क्या है। ठीक है, देखिए तो आर्थिक नियोजन क्या है, एक बार इसको भी अच्छे से समझ लेते हैं। मेन जो पॉइंट है हम सिर्फ वही यहाँ पर कवर करेंगे, क्योंकि बुक है तो अल्टर अल्टर सारा कुछ दिया हुआ है, तो आपको सिर्फ ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ना है, सिर्फ मेन पॉइंट के इसके पढ़ेंगे। ठीक है, देखिए समझते हैं इसको, आर्थिक नियोजन है क्या। देखिए तो आर्थिक नियोजन का अर्थ क्या है कि आर्थिक नियोजन एक समयबद्ध कार्यक्रम के अंतर्गत पूर्व निर्धारित सामाजिक एवं आर्थिक उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए अर्थव्यवस्था में उपलब्ध संसाधनों का नियोजन, समन्वय एवं उपयोग करना है। देखिए आर्थिक नियोजन का अर्थ क्या है, यानी कि वर्तमान की आवश्यकताओं को देखते हुए भविष्य के लिए संसाधनों को बचाकर रखना ही क्या कहलाता है, आर्थिक नियोजन कहलाता है। अब जितना सामान का भी हम यूज कर किए हैं,
ठीक है, वो जितना ज़रूरत हो उतना का यूज हो गया, और बाकी जो सामान बच गया उसको फेंकने के बजाय भविष्य के लिए बचा कर रखना ही क्या कहलाता है? आर्थिक नियोजन कहलाता है। ठीक है, चलिए अब देखिए भारत में योजना आयोग का गठन कब हुआ था? देखिए भारत में एक क्वेश्चन आता है कि योजना आयोग का गठन कब हुआ, तो 15 मार्च 1950 को किया गया था। योजना आयोग का गठन भारत में कब किया गया? 15 मार्च 1950 में किया गया। देखिए यहाँ पर भी देखिए एक बार अच्छे से समझ लीजिए कि देखिए पहली पंचवर्षीय योजना, देखिए भारत में पहली पंचवर्षीय योजना की अवधि जो थी 1951 से 56 थी। यानी कि भारत में पंचवर्षीय योजना का मतलब क्या होता है कि जैसे गवर्नमेंट के द्वारा 5 साल का लक्ष्य रखा जाता है कि आपको 5 साल में इस देश का क्या करना है, ये चीज़ तैयार हो जाना चाहिए। जैसे कोई भी योजना तैयार किया है ना, तो वो पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत आता है, मतलब कि 5 साल में इस देश को विकास कर देना है, पंचवर्षीय योजना का लक्ष्य रखा गया। ठीक है, तो सबसे पहली पंचवर्षीय योजना की जो शुरुआत हुई थी वो 1951 से 56, यानी कि पंचवर्षीय योजना मतलब 5 साल की कोई भी योजना। ठीक है, तो सबसे पहले पंचवर्षीय योजना की शुरुआत याद रखिएगा कब हुआ था, तो 1951 में हुआ था और ये 56 तक चला था, 1951 से 56 तक। ठीक है, आर्थिक नियोजन क्या है ये तो आपको समझा दिए हैं कि राष्ट्र की प्राथमिकताओं के अनुसार देश के संसाधनों का विभिन्न सकारात्मक क्रियाओं में प्रयोग करना। आर्थिक नियोजन क्या है? भविष्य के लिए संसाधनों का संरक्षण करना, उसके बचाव करना ही क्या कहलाता है? आर्थिक नियोजन कहलाता है। चलिए आगे समझते हैं। देखिए भारत में कुल एक और पंचवर्षीय योजना है टोटल देखिए आज़ादी से लेकर के अब तक कुल कितने पंचवर्षीय योजना का है ना शुरुआत हो चुका है, वो सारा कुछ यहाँ पर देखेंगे एक बार। देखिए पहली पंचवर्षीय योजना का जो शुरुआत हुआ था 1951 में रखा गया, और इसमें जो है किस पर बल दिया गया? कृषि पर बल दिया गया, कृषि पर ध्यान दिया गया। ठीक है, यानी कि कृषि का विकास का लक्ष्य रखा गया। ठीक है, दूसरी पंचवर्षीय योजना जो है वो 1956 से 61 तक चला, जिसमें उद्योग पर विकास किया गया, उद्योग पर ध्यान दिया गया कि भारत में कितना उद्योग होना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा उद्योग नहीं होगा तो देश का विकास पॉसिबल नहीं है। तृतीय जो पंचवर्षीय योजना था वो 61 से कहाँ तक रखा गया? 66 तक, 61 से 66 तक, और इसमें कृषि प्लस उद्योग दोनों पर ध्यान दिया गया। ठीक है, इसमें मेन पंचवर्षीय योजना देखिए, 7वीं पंचवर्षीय योजना 1985 में स्टार्ट हुआ, 1990 तक चला, और 10वीं पंचवर्षीय योजना जो है 2002 से 2007 तक चला। ये मेन पंचवर्षीय योजना है जो क्या है भारत में सफल हुआ है। यहाँ पर वही पंचवर्षीय योजना दिखाया गया जो क्या है पूरी तरीके से सफल हुआ है। जो असफल हो गए वहाँ उसका डाटा यहाँ पर दिया हुआ नहीं है। एक और 12वीं पंचवर्षीय योजना हुआ जो 2012 से ठीक है कहाँ तक चला? 2017 तक, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अब समझते हैं एनडीसी क्या है, राष्ट्रीय विकास परिषद क्या है। राष्ट्रीय विकास परिषद क्या है? देखिए क्या है राष्ट्रीय विकास परिषद। बहुत ही कम शब्दों में और कम टाइम में हम अच्छा खासा कवर कर लेंगे इसमें, तो बिल्कुल हमारे साथ अंत तक जरूर बने रहे और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। यहाँ पर 10 और 9 की कंप्लीट तैयारी करवाई जाती है। ठीक है, चलिए समझते हैं कि राष्ट्रीय विकास परिषद क्या है। डायरेक्ट एग्जाम में क्वेश्चन 2 नंबर का पूछा जाता है, तो बिल्कुल इग्नोर नहीं करना है, और एग्जाम में ये सब टपकने वाला प्रश्न है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए भारत में राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन 6 अगस्त 1952 को किया गया था। इसका गठन जो है आर्थिक नियोजन हेतु राज्य सरकार तथा योजना आयोग के बीच तालमेल तथा सहयोग का है ना वातावरण बनाने के लिए किया गया। इसका देखिए 6 अगस्त 1952 को क्या किया गया? राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन किया गया। और क्यों किया गया था? तो केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच एक समझौते को लेकर किया गया। ठीक है, प्रत्येक पंचवर्षीय योजना बनाने का कार्य योजना आयोग का होता है। देखिए पंचवर्षीय योजना बनाने का काम किसका होता है? योजना आयोग का होता है, याद रखिएगा। पंचवर्षीय योजना कौन बनाता है? तो योजना आयोग के जो भी अध्यक्ष होते हैं वो बनाते हैं। ठीक है, और अंत में यह राष्ट्रीय विकास परिषद द्वारा अनुमोदित होता है, मतलब कि लागू किया जाता है। बनाता कोई और है, लागू कोई और करता है। पंचवर्षीय योजना जो है बनाता है योजना आयोग, और लागू कौन करता है? लागू कौन करता है? एनडीसी करता है, राष्ट्रीय विकास परिषद, है ना। तो एनडीसी जो होता है राष्ट्रीय विकास परिषद, इसका काम क्या है? पंचवर्षीय योजना को लागू करना। ठीक है, अगला समझते हैं कि मौद्रिक विकास क्या है। यहाँ तक हम लोग वो पढ़ रहे थे। ठीक है, अब देखिए यहाँ से समझेंगे कि मौद्रिक विकास क्या है।
देखिए मौद्रिक विकास क्या है, पहले जैसे वस्तु का जो लेन देन किया जाता था तो वो किया जाता था, वस्तु के बदले वस्तु का लेन देन किया जाता था। अब जैसे आपको क्या करना है, चावल खरीदना है, मेरे पास गेहूं है, ठीक है, तो आप गेहूं ले लीजिए और हमें चावल दे दीजिए। तो इस तरह से धीरे 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 जब विकास हुआ, यानी कि वस्तु के बदले वस्तु की विनिमय किया जाना है, विनिमय मतलब आदान प्रदान, लेन देन, इस तरह से धीरे 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 क्या हुआ, मुद्रा का विकास हुआ। ठीक है, किस तरह से मुद्रा का विकास हुआ, जैसे देखिए देखिए मुद्रा का विकास किस तरीके से हुआ, अच्छे से समझते हैं। देखिए यहाँ है मेन पॉइंट, अब इसको समझिए अच्छे से। देखिए किस तरह से मौद्रिक का विकास हुआ, मुद्रा का विकास हुआ। देखिए एक आता है वस्तु विनिमय प्रणाली। सबसे पहले क्या हुआ था, जब पैसा नहीं चलता था, ठीक है, जब पैसा नहीं चलता था तो वस्तु के बदले वस्तु का लेन देन किया जाता था। अब जैसे आप मान लीजिए आपको कोई सामान का ज़रूरत है, आपके पास कोई और सामान है, ठीक है, अभी बता चुके हैं, जैसे आपको दूध चाहिए और आपके पास क्या है, कुछ और सामान है, आटा है, तो ऐसे हो गया क्या, हम आपको गेहूँ देते हैं, आप हमें क्या कर दीजिए, 1 लीटर दूध दे दीजिए। तो ऐसे में क्या होने लगा कि किसी को ज़्यादा फायदा तो किसी को ज़्यादा घाटा होने लगा। तो इस कारण इस सारा सॉल्यूशन को सॉल्व करने के लिए मुद्रा का विकास किया गया, जो कागजी मुद्रा के रूप में बनकर उभरा। ठीक है, समझ में आया। तो याद रखिएगा, एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि वस्तु विनिमय प्रणाली क्या है, तो वस्तु के बदले वस्तु का लेन देन ही क्या कहलाता है, वस्तु विनिमय प्रणाली कहलाता है। यानी कि हम जो वस्तु आपको देंगे वो आपके पास नहीं होगा और आपके पास जो वस्तु वो मेरे पास नहीं होगा, और दोनों को ज़रूरत है तो एक दूसरे से क्या कर लिए, साझा कर लिए। ठीक है, अभी भी गांव वगैरह में देखते होंगे कि किसी को कुछ काम के बदले सब्जी दे दिया जाता है, चावल दे दिया जाता है, तो इसी को एक तरह से वस्तु विनिमय प्रणाली कहा जाता था पहले। ठीक है, चलिए दूसरा देखिए क्या है, बैंकिंग प्रणाली क्या है। तो बैंक के माध्यम से चेक द्वारा विनिमय की क्रिया क्या कहलाता है, बैंकिंग प्रणाली कहलाता है। मतलब मान लिया जाए आपके पास पैसा नहीं है, कैश पैसा नहीं है, तो आप क्या किए, एक कागज में सिग्नेचर साइन मार के एक चेक, जिसको चेक कहते हैं, और एक क्या होता है, मुद्रा का ही एक अलग रूप होता है, जिसको बैंक में जाने के बाद आप क्या कर सकते हैं, कैश कर सकते हैं। तो यही क्या कहलाता है, बैंकिंग प्रणाली कहलाता है। आगे समझते हैं कि कोर बैंकिंग प्रणाली क्या है। तो कोर बैंकिंग प्रणाली के अंतर्गत एक संकेत से एक व्यक्ति के खाते में दूर से अवस्थित दूसरे व्यक्ति को उसी बैंक के माध्यम से पैसा हस्तांतरण करना ही क्या कहलाता है, कोर बैंकिंग प्रणाली क्या कहलाता है। देखिए फिर से समझिए, कोर बैंकिंग प्रणाली क्या है कि जब आपके खाते में क्या करता है, कोई और पैसा भेजता है और आप उसको क्या करते हैं, जाकर के कैश करवा लेते हैं, यही क्या कहलाता है, कोर बैंकिंग प्रणाली। मतलब एक बैंक से दूसरे बैंक में मुद्रा स्थानांतरण करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, कोर बैंकिंग प्रणाली कहते हैं। अगला पॉइंट समझते हैं कि एटीएम क्या है। एटीएम का नाम तो आप सभी लोग सुने होंगे, यूज भी किए होंगे। ठीक है, समझ में आ रहा है, चलिए बताइएगा समझ में आ रहा है आपको। चलिए ठीक है, बहुत अच्छा, इसी तरह से हमारे साथ लाइव जुड़ते रहिए डेली। आगे समझते हैं एटीएम क्या है। तो प्लास्टिक के एक छोटे से कार्ड पर अंकित सूक्ष्म संकेतों के आधार पर कहीं भी तथा किसी भी समय निर्धारित बैंकों के केंद्र से पैसे निकालने की सुविधा क्या कहलाती है, एटीएम कहलाती है। एटीएम का फुल फॉर्म होता है ऑटोमेटेड टेलर मशीन। चलिए यहाँ से लिख देते हैं, एटीएम का फुल फॉर्म क्या होता है, ऑटोमेटेड टेलर मशीन। टेलर मशीन याद रखिएगा, ऑटोमेटेड टेलर मशीन क्या होता है, एटीएम का फुल फॉर्म होता है। तो जब एक प्लास्टिक के कार्ड के द्वारा अपने मर्जी के अनुसार हम कहीं भी क्या कर सकते हैं, उस कार्ड के जरिए पैसा निकाल सकते हैं, पैसा जमा कर सकते हैं, तो इस क्रिया को क्या कहते हैं, ये किसके द्वारा किया जाता है, तो जिस कार्ड के द्वारा किया जाता है उसको कहते हैं एटीएम। और ये किसका बना होता है, तो प्लास्टिक का बना होता है। तो याद रखिएगा, डेबिट कार्ड क्या है, बैंक के द्वारा दिया गया प्लास्टिक का कार्ड जिसके द्वारा बैंक अपनी जमा राशि के पैसे का उपयोग करता है, वो क्या कहलाता है, डेबिट कार्ड कहलाता है। याद रखिएगा। अब एक आता है क्रेडिट कार्ड। क्रेडिट कार्ड क्या है, क्रेडिट कार्ड क्या है इसको समझते हैं। देखिए क्रेडिट कार्ड क्या है, बहुत ही अच्छा पॉइंट था आज। ठीक है, अगर आप लोग क्लास मिस कर दिए तो बहुत ज़्यादा मिस कर दिए। ठीक है, देखिए क्रेडिट कार्ड क्या है, तो बैंक द्वारा जारी किया गया प्लास्टिक का एक ऐसा कार्ड जिसके आधार पर धारक द्वारा पैसे अथवा वस्तु प्राप्त कर लेता है। ठीक है, जिसके द्वारा धारक क्या करता है,
है ना, पैसे द्वारा किसी वस्तु को प्राप्त कर लेता है, यानी पैसा दे करके कोई सामान खरीद लेना है, क्या कहलाता है, क्रेडिट कार्ड का रूप हो, एक तरह से हो गया। ठीक है, चलिए, तो क्रेडिट कार्ड के जरिए भी पैसे निकाला जाता है, डेबिट कार्ड के जरिए भी पैसे निकाला जाता है और एटीएम के जरिए भी पैसे निकाला जाता है। ठीक है, तीनों एक तरह से समान रूप ही है। तो बताइएगा, मिलते हैं अब अगले क्लास में, क्योंकि इसमें और कुछ बचा हुआ है, बहुत ही अच्छे अच्छे पॉइंट हैं। ठीक है, बहुत राष्ट्रीय आय, प्रति व्यक्ति आय, सारा कुछ समझेंगे, तो वो अगली क्लास में हम लोग समझेंगे। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगले क्लास में। टेक केयर, इसी तरह से हमारे साथ लाइव रहिए और बताइएगा आज की क्लास जो है समझ में आया नहीं आया। ठीक है, ज़रूर बताइएगा। ठीक है, मिलते हैं।